तो फ्रिक्शन के बारे में अगर हम लोग को बात करनी है तो सबसे पहले समझना होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है। किसी को कोई आइडिया है फ्रिक्शन के बारे में क्या होता है? आप लोग जानते हो इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताओ फ्रिक्शन क्या होता है? पता है ना, फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स। पहले तो यही कहा गया कि फोर्स होता है, चलो और ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है? फ्रिक्शन क्या है? और मतलब एक तो है फोर्स है, दूसरा क्या ये किसी चीज को अपोज करता है? हाँ, किस चीज को अपोज करता है? मोशन। तो सबसे पहला आ गया कि इट अपोजेज द मोशन। कौन सा मोशन? हम बोलेंगे रिलेटिव मोशन। क्या अपोज करता है? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब दो बॉडी के बीच का जो आपस में मोशन है वो रिलेटिव मोशन। एंड बताता हूं ये बात और क्या अपोज करता है? बोलता है टेंडेंसी टू, ठीक है, टेंडेंसी, क्या ऐसे लिख दो ना कि एक टर्म आता है, हाँ टेंडेंसी लिखो, चलो टेंडेंसी टू मूव, टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट लिख देता हूं। क्या क्या अपोज करता है? तो बोलता है कि एक तो है कि रिलेटिव मोशन, समझ लो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि देखो एक हमारे पास ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में अगर ये मूव कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन है कि नहीं, कुछ ना कुछ। हाँ। मान लो ये 0 है इसका मोशन है, इसकी वेलोसिटी है v, तो अब क्या बोलेंगे? दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? v माइनस 0। मतलब दोनों के बीच में आपस में क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ये वेलोसिटी है, ये जा रहा है v से और इसका नीचे वाला ब्लॉक जो है वो भी जा रहा है v से, तो दोनों के बीच में क्या इन दोनों के बीच में आपको फ्रिक्शन होगा? नहीं, क्योंकि रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में क्या है? 0 है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। और दूसरा है कि टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट। अब इस बात को समझना, मैं बोल रहा हूं कि एक बॉडी है जो अभी मूव नहीं कर रहा है, खाली मूव होना चाहता है। मतलब सोचो जैसे वो मूवमेंट स्टार्ट करने वाला होगा ना, तभी वो क्या लग जाएगा? तभी इधर फोर्स लग जाएगा, किधर? अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट को भी अपोज करता है, मतलब अगर आप मूवमेंट करने का सोचोगे तब भी वो फ्रिक्शन आ जाएगा और बोलेगा नहीं मूव नहीं करना है। तो दो टाइप से अपोज करता है, एक तो है कि मोशन में अगर एक बॉडी है, मोशन में ऑलरेडी है, तो भी अपोज करेगा। एक है कि रुका हुआ है लेकिन चलना चाहता है, मतलब जस्ट अबाउट टू मोशन रहेगा, तब भी क्या होगा? फ्रिक्शन आ जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं चलना है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन तो एक फोर्स होता है जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, एंड टेंडेंसी ऑफ मोशन को भी अपोज करता है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ। क्या ये बात क्लियर है सबको? अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो फ्रिक्शन है ना वो दो टाइप का होता है। यहीं से समझ में आपको आ गया कि एक जो रुका हुआ होगा, मतलब एक है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया? जब कोई बॉडी रुकी हुई है तब भी जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं उसको स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक होता है काइनेटिक, वही जो मोशन में है बॉडी तो उस पर भी फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? बोलेंगे टेंडेंस अपोज करता है क्या? टेंडेंसी को, टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट को अपोज करता है। और काइनेटिक क्या करता है? बोलेंगे कि इट अपोजेज द मोशन, इट अपोजेज द मोशन। क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में थोड़ी देर के बाद और चर्चा होगी। पहले हमने दो कैटेगरी बना लिया, दोनों कैटेगरी को बोला कि भाई एक जो है वो जब बॉडी रुकी हुई है और चलना चाहे, समझ लो, खाली रुका हुआ में नहीं फ्रिक्शन एक्ट करता है। एक बॉडी जो रुका हुआ है और चाहता है कि अब चले तो उस पर फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। मैं आपसे अगर छोटा छोटा सवाल पूछ लूं कि क्या एक बॉडी रुका हुआ है उस पर फ्रिक्शन जरूरी है कि उस पर फ्रिक्शन लग ही रहा होगा? नहीं। सब लोग बोलो, आंचल, आयुष, बेटा एक बॉडी रुका हुआ है और जरूर सकता है। हाँ लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। कब लग सकता है? जब ये चाहेगा चलना, ठीक है। जब आप ये अबाउट टू मूव रहेगा तब इस पे अपोजिट में फ्रिक्शन लग जाएगा। सोचो अभी मूवमेंट हुआ नहीं है, अभी बस चलना चाहता है, जैसे चाहेगा वैसे क्या होगा? एक अपोजिट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। और दूसरा हमने यहां पे देखा कि एक बॉडी ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, ये मोशन में है, तो उसके अपोजिट में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। अब ये वैल्यू फ्रिक्शन की, फोर्स की वैल्यू होती कितनी है इसके बारे में तो अब हम लोग बात करेंगे। तो अगला टर्म जो है ना, सबसे पहले हम पढ़ना चाहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, बाद में स्टैटिक पे आएंगे। तो सबसे पहले है काइनेटिक फ्रिक्शन।
काइनेटिक फ्रिक्शन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में दो पार्ट हम लोग को पढ़ना पड़ जाता है, हम चाहेंगे कि इसको बाद में पढ़े। सबसे पहले है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो, अब एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए गए होंगे कि भाई एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसके अपोजिट में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। कैसे पता चलेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? हम बोलेंगे जितना आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, और अगर ये दोनों बराबर हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स आपका अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, या ऐसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि भाई हम फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो क्या होगा, बॉडी ऐसा मूव करने लग जाएगा। समझ रहे हो ना, जिधर फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जिधर आएगा उधर बॉडी मूव करेगी। समझता है ये बात? जैसे मान लो यहाँ पे दो पहलवान है, ठीक है, और इधर से एक धक्का दे रहा है, एक इधर से धक्का दे रहा है, बताओ कौन जीतेगा? जो ज्यादा धक्का दे पाएगा। मान लो ये 10 न्यूटन लगा रहा होगा, ये 5 न्यूटन लगा रहा होगा, तो दीवार खिसक के, किधर दीवार नहीं है, ये बीच में ऐसी है, ये क्या होगा, खिसक के यहाँ चला जाएगा। तो हमको समझ में आ रहा है कि जो ज्यादा ताकत लगाएगी बॉडी का मूवमेंट उधर होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन से ज्यादा आप ताकत लगा दो, फ्रिक्शन से ज्यादा ताकत लगा दो, तो बॉडी क्या होगा, मूवमेंट में आ जाएगी। बोले ठीक। तो हम बोल रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? हम बोलेंगे कि मान लीजिए ज्यादा ताकत और कम ताकत लगाओ, और कम ताकत लगाओ, इतना कम ताकत लगाओ कि जस्ट बराबर हो जाए। किसके बराबर? फ्रिक्शन के बराबर। ठीक है, मतलब अब इससे थोड़ा सा भी ज्यादा लगाए तो चलने लग जाएगा बॉडी। तो उस थोड़ा सा ज्यादा पे नहीं जाना है आपको, आपको क्या करना है, बराबर करके छोड़ देना है। हम बोलेंगे भाई जितना ताकत हम लगाए थे उतना ही ताकत फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का है, तभी तो दोनों मैच कर गया। अब इससे ज्यादा ताकत लगाऊंगा तो बॉडी मूव कर जाएगी। तो इस तरीके से हम ना एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो हमने अलग अलग चीजें की। हमने बोला कि देखो क्या हम एक काम करते हैं कि सरफेस को चेंज करते हैं। हमने बोला रफ सरफेस लेके आओ। तो रफ सरफेस पे हम जब एक्सपेरिमेंट किए, मतलब धक्का लगाए, तो हमको ज्यादा ताकत लगाना पड़ गया। ठीक है, ज्यादा ताकत लगाना पड़ गया। हम बोले और रफ सरफेस लाओ, तो और ताकत आपको लगाना पड़ गया। तो आपने बोला कि देखो फोर्स जो है ना, जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स कौन सा है? तो हम बोल रहे हैं जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ लिख देता हूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है बेटा कि सरफेस कौन सा है। सही बात है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला होगा कि ढेर सारे सरफेस पे लाके किया गया, देखा गया कि कुछ सरफेस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, कुछ सरफेस पे कम फोर्स में भी बात बन जा रही है। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई खाली सरफेस पे डिपेंड करता है क्या, कि कोई और चीज भी है? तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि अच्छा, अगर आप भारी कम हल्का बॉक्स लाओगे तो कम ही ताकत में मूव कर जाएगा, भारी बॉक्स लाओगे तो ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, और भारी लाओगे और ताकत लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये डिपेंड करता है कि मास कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा क्या, फोर्स। कौन सा फोर्स? तो बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम दोनों को मर्ज कर दिए, ये सरफेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत लिखना, बोलना डिपेंड्स ऑन। ठीक है, यहां लिख देता हूं डिपेंड्स ऑन सरफेस। तो हमने बोला गया कि देखो कि हम बोलेंगे कि इसका मतलब है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो हम क्या बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट इनटू मास, लिख सकते हैं ऐसा। फोर्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट इनटू मास। ये कांस्टेंट कौन सा, किसके जगह पे आया? इसके लिए आया, इसके लिए। सरफेस पे डिपेंड करता है ये कांस्टेंट, क्योंकि हमने सरफेस की तो बात ही नहीं की पूरे ये में। हमने बोला कि फोर्स डिपेंड करता है मास पे, तो बोला सरफेस के लिए हमारे पास ये तरीका है, हम के की वैल्यू बदल देंगे। इसको बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं KF बोलते हैं। ठीक है, के बोल देना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए कांस्टेंट लगाया जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा इसको के, इसका एक बढ़िया सिंबल है, F इज इक्वल टू न्यू बोला जाता है। न्यू कौन सा? काइनेटिक वाला। ये जो कांस्टेंट लिखा है ना, ये कांस्टेंट का डिजाइन बुक में ऐसे लिखते हैं, न्यू बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, देखो ऐसे बनाते हैं इसको, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको हालांकि म्यू बोलते हैं, न्यू अलग है, न्यू है ऐसा। क्या है यहाँ पे? MU है। फोर्स इज इक्वल, इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्या है? MU, म्यू। ठीक है, इसको पढ़ते हैं म्यू। कोई नहीं बेटा, ये कांस्टेंट ये दिया रहता है हर सरफेस के लिए, हमको न्यू की वैल्यू दी रहेगी कि भाई इतना है, इतना है, इतना। आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, ये मास मत लिखना, यहाँ पे वेट लिख देना। ठीक है, दिस इज वेट, दिस इज अगेन वेट। वेट मतलब होता है mg। वेट पे डिपेंड करता है बेटा, मास पे नहीं। हाँ, वेट अगेन डिपेंड करता है मास पे, ये अलग कहानी है, लेकिन वेट हम लोग बोलेंगे। अब देखो अगेन एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया कि यहां पे, ठीक है, यहां पे
और यहां पे एक हमने इंक्लाइन प्लेन लिया बेटा, सेम मास, मास यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, ये भी सरफेस सेम है, दोनों का सरफेस वगैरह क्या है, सेम है। तो देखा गया कि इसको धक्का देने में, ठीक है, इसको धक्का देने में ज्यादा ताकत लग रहा है हमको एज कंपेयर टू इसको धक्का देना। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल भी लग रहा है? हाँ जी। तो बोला कि सर फिर आपके हिसाब से फ्रिक्शन तो दोनों जगह सेम रहना चाहिए था, फिर इसमें ज्यादा क्यों ताकत लग रहा है? ठीक है, तो हमने बोला कि देखो यहां पे जो हम बात करते हैं ना, ये mg देख रहे हो, इस सरफेस में जो mg था, mg इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्या होता है? mg इज इक्वल टू नॉर्मल। देख रहे हो ये बैलेंस हो जाएगा ना, ऊपर फोर्स n है, नीचे क्या है, mg है, सरफेस ऊपर नीचे हो नहीं रहा है। अगर सरफेस ऊपर नीचे नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, बैलेंस फोर्स है। और बैलेंस फोर्स है तो क्या बोल सकते हैं कि ऊपर का जो फोर्स है वो कितना है, नीचे के फोर्स के बराबर है। तो क्या आप mg की जगह पे n लिख सकते हो? फोर्स इज इक्वल टू न्यू k और n, बोलो लिख सकते हैं? देखो ये क्यों नहीं चलेगा, ये क्यों चलेगा समझाता हूं आपको। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और हम इधर से बेटा धक्का दे रहे हैं, फोर्स है मेरे पास। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा और कितना लगेगा। मैं बोल रहा हूं ये ब्लॉक चाहता है कि नीचे गिर जाए, कौन है जो इसको रोक रहा है? अभिषेक बताओ, ये ब्लॉक क्या चाहता है? सब समझ लो, वर्टिकल वॉल में हम ऐसे दाब के चिपका के रखे हैं ऐसे। हाँ। तो कौन है जो इसको रोक रहा है? नीचे क्यों नहीं गिरता है? इसमें तो ये नीचे तो एक फोर्स लग रहा होगा ना, कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg। हाँ, तो हम बोलेंगे ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन वाला, हाँ। और ये जो F होगा वो क्या होगा, हम बोलेंगे न्यू इंटू क्या, mg? नहीं, न्यू इंटू नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है ना, ये ऐसे जब आप फोर्स लगाओगे सरफेस पे तो सरफेस भी एक नॉर्मल देगा, ये नॉर्मल पे डिपेंड करता है। मतलब कहानी पूरा पलट गई। बोला कि फोर्स का जो हम फॉर्मूला देख रहे थे शुरू से कि न्यू इंटू mg, एक्चुअली इसका सही रूप न्यू इंटू mg नहीं है, इसका सही रूप है न्यू इंटू n। न्यू जो भी है काइनेटिक है तो k लिख देना, न्यू इंटू क्या, n। तो अब हमारा ये जाके सही फॉर्मूला बना कि न्यू इंटू क्या, n। अब कभी कभी n इज इक्वल टू mg होता होगा, जैसे इस सरफेस में लिया हमने, हॉरिजॉन्टल सरफेस में देखा कि हमने नॉर्मल इज इक्वल टू mg होता है, सही बात है। लेकिन हर जगह mg लिखना सही है क्या? हर जगह सही लिखना सही है? नहीं, हर जगह नॉर्मल लिखना सही है। नॉर्मल जैसे भी बने, ठीक है, आपके धक्का लगाने से बने, उसके वेट के कारण बने, जैसे भी नॉर्मल बने। तो हम चाहते हैं कि सही फॉर्मूला क्या हो, तो सही फॉर्मूला हमारे पास है कि फोर्स इज इक्वल टू न्यू इंटू क्या, n। नॉर्मल रिएक्ट्स। ज्यादा जोर से हम दबा के रखेंगे ज्यादा फ्रिक्शन आएगा, कम जोर से दबा के रखे तो कम फ्रिक्शन तक हो सकता है कि स्लिप भी हो जाए। समझ रहे हो सकता है एक भारी सा चीज हम उसको दबा के ऐसे रखे हैं दीवार पे, ठीक है, थोड़ा सा भी ताकत कम लगा क्या होगा, स्लिप होने लग जाएगा। तो वहां पे मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आपको डिपेंड कर रहा है नॉर्मल पे, आप धक्का कितना लगा रहे हो। तो सही फॉर्मूला क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, न्यू इंटू एन। कितना है, न्यू इंटू एन। न्यू कौन सा, काइनेटिक वाला, क्योंकि हम काइनेटिक की बात कर रहे हैं अभी तो हम स्टैटिक की बात ही नहीं कर रहे। काइनेटिक क्या होता है, जब बॉडी चल रहा है तब हम बोलते हैं कि वो काइनेटिक है। आइए कुछ क्वेश्चंस किया जाए अब इस पे। हम बोल रहे हैं कि यहां पे एक 10 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया इस ब्लॉक पे, ठीक है, 4 किलो का था ये, और फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन जो है आपको दिया हुआ है, नहीं क्या पूछा है आपसे, काइनेटिक फ्रिक्शन आपको फाइंड करना होगा, न्यू दिया हुआ है, न्यू के कितना है 0.2। आपसे पूछता है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बोलता है कितना होगा, दूसरा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बोलता है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। पहला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, न्यू इंटू क्या, एन। एन मतलब अब चलो इसका पहले एफबीडी बना लो, ये क्या लिख दिया, 4 किलो लिखना था ना, एन मतलब नॉर्मल ना। तो हम बोल रहे हैं नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा, mg। कोई भी चीज है तो उसका वेट नीचे लगता है, g की वैल्यू 10 मान लो तो ये हो गया 40। ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल कितना हो गया बेटा 40। तो 40 इंटू न्यू की वैल्यू कितनी है, ये वाला, ये 0.2, कितना आ गया 8 न्यूटन। समझ रहे हो, 8 न्यूटन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। चलो हम बोल रहे हैं सोचो इस ब्लॉक पे 8 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है,
और 10 न्यूटन फोर्स बेटा इधर लग रहा है, ब्लॉक किधर मूव करेगा? फाइनली इस पे कितना फोर्स लग रहा है बताओ तो? फाइनली इस पे फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन। किधर? इस तरफ, इस तरफ। देख रहे हो 10 से इधर कोई खींच रहा है, 8 से कोई इधर खींच रहा है, तो फाइनली तो 2 ही न्यूटन लगा। किधर? इस तरफ। अब 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो आप क्या करोगे? एक्सेलरेशन निकाल सकते हो कि नहीं? हम बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। 9th क्लास में पढ़ा था। तो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स कितना है? 2 न्यूटन। मास कितना है? 4। ए कितना होगा? नहीं पता, तो ए कैसे मिलेगा? 2/4 कितना होता है? 1/2। 1/2 का मतलब है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 मीटर पर सेकंड। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ, इसी सवाल में ना थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता? 0.3 होता, ठीक है, देन फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या करना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है। बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पूछा है मैंने, आप पक्का गलत करोगे फिर मैं आपको सही चीज बताऊंगा। तो जी मुझे बताइए कि यहाँ पे वही कहानी है, बस खाली आपका क्या बदल दिया है ये। अब आपसे पूछा है मैंने फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, करें। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू एन। न्यू की वैल्यू 0.3। नॉर्मल कितना है? नॉर्मल है वही 40। कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 12। देख रहे हो 120, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। 12 न्यूटन। कितना लग रहा है? 12 न्यूटन। 12 न्यूटन गलत जवाब। मेरे को लगा सर इसलिए जवाब नहीं दिया। देखो 12 न्यूटन क्यों जवाब गलत है मैं आपको समझाता हूं। देखो कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई क्या? नहीं, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, बच्चों वाला गलती नहीं करते। समझो कि मैं क्या किया, मैंने एक ब्लॉक रखा। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि आप इसको ऐसे धक्का दो और ब्लॉक आप ही की तरफ ऐसे मूव करे इधर? ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखे हो और कोई बोले कि जवाब ये है कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा था। फ्रिक्शन ज्यादा था तो नहीं चलता। हाँ, मेरी तरफ क्यों मूव करने लग गया? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एक बार बता मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सब लोग माइक ऑन कर लो, कोई इशू नहीं है। हाँ सर समझ गया। गुणमय तुम्हें समझ में आया? ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मैंने एक बक्सा को धक्का दिया, अच्छा वो ऐसा नहीं कि इंक्लाइंड प्लेन पे था, मैंने एक बॉक्स को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे धक्का दिया और वो मेरी तरफ चलते आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन कभी भी 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है। जितना आप फोर्स लगाते हो ना, जितना फोर्स लगाते हो उसी के अकॉर्डिंगली होता है। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 10 होगी। आप बोलोगे सर ये कैसी बात हो गई? हम बोले हाँ देखो ना, आप 10 लगाए, ये भी 10 लगाया, बराबर, मतलब दोनों मिला के क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया फोर्स, और ये ब्लॉक किधर भी मूव नहीं कर रहा है। क्या बोला मैंने? कि 10 आप लगाए, 10 फ्रिक्शन लगाया अपोजिट में, तो क्या हो गया? दोनों एक दूसरे को खींच रहे हो, मतलब समझ रहे हो, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। अब दोनों अगर अपोजिट में है तो किधर भी मूव नहीं कर रहा है ब्लॉक। हाँ। तो ये जवाब तो बिल्कुल सही है। तो और यही होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना, वो होता है सेल्फ एडजस्टिंग। क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग। फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग। क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बोलता है भाई इससे ऊपर नहीं जाएंगे, इससे कम चलेगा। जैसे आपने लगाया, धक्का लगाया 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन अगर धक्का लगाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा ज्यादा 10 न्यूटन हो सकती है। अच्छा कोई बोले कि यहाँ पे यही सवाल में देखो, अगर मैं बोलूं कि फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा था 5 न्यूटन, न्यू की वैल्यू भैया है 0.3, ये भी है 4 किलो का, बताइए इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? सोच समझ के बढ़िया से देखो, कैलकुलेशन से तो 12 आ रहा है, 12 तो हो ही नहीं सकता। कितना होगा ज्यादा ज्यादा? जितना आप अप्लाई कर रहे थे फोर्स। मतलब इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांट बी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांट बी ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो ही नहीं सकता, अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो ही नहीं सकता। जितना आप फोर्स लगाइएगा
उससे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो सकता है, जितना आप फोर्स लगाए थे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये इसका मतलब मुझे समझाइए कि ये सेल्फ एडजस्टिंग का क्या मतलब होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि मान लो यहाँ पे क्या है अपना, वही 4 किलो ले लेते हैं, 4 किलो और यहाँ पे है 0.3, ठीक है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.3। आप लगा रहे थे फोर्स 10 न्यूटन, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है लगाने की, ये जो मास है ये कितना कैपेसिटी है, कितना तक फ्रिक्शन लगा सकता है। हम बोलेंगे वही कैलकुलेशन से देख लिया हमने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू न्यू इंटू एन। न्यू कितना था 0.3, एन की वैल्यू है 40, तो ये आ गया 12 न्यूटन लगा सकता है। लेकिन अभी लगा कितना रहा है 10 न्यूटन। हम बोले अच्छा इसको 11 कर दो, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 11। हम बोले 11.5 कर दो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना आ गया 11.5। हम बोले 12 कर दो, तो बोला 12 कर दो, चलो 12 न्यूटन लगाएंगे फोर्स, तो ये 12 न्यूटन अभी तक रुका हुआ है। 13 लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अब भी ये 12 ही रहेगा, क्योंकि 12 इसकी कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी, ठीक है, फुल कैपेसिटी यहां तक जा सकता है। जितना आप फोर्स लगाओगे उसको अकॉर्डिंगली वो भी अपने आप को बदल रहा है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। कहां तक, तो जितना उसका लिमिट था, लिमिट कितना था उसका 12, समझ रहे हो। तो ये अपने आप को क्या करते गया, एडजस्ट करता गया। आपने लगाया 5, वो भी लगाया 5, आपने लगाया 6, वो भी लगाया 6, आपने लगाया 10, उसने भी लगाया 10, आपने लगाया 11, वो भी 11, और 12 तक आपका साथ दिया। 12 के बाद बोला हम अब कमजोर हैं। यहां तक अगर समझ में आ चुकी है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो चीजें समझ में आया कि भाई हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो वैल्यू कभी कभी बदलती रहती है, सेल्फ एडजस्टिंग रहता है। लिमिट मैक्सिमम कितना लगा सकता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, फोर्स इज इक्वल टू न्यू इंटू एन से। कहीं पे लिख दूं इस बात को भी नोट में कि फोर्स इज इक्वल टू न्यू इंटू एन क्या देता है, इट गिव्स, अभिषेक क्या देता है, इट गिव्स मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स इज इक्वल टू न्यू इंटू एन क्या देता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देता है। जरूरी है क्या हर बार इतना होगा, नहीं जरूरी नहीं है, इससे कम हो सकता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कैलकुलेटेड वैल्यू से कम हो सकता है, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग है। कब तक, एट अ सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट तक जो है एडजस्ट करता है, बाद में वो कमजोर हो जाता है। चलिए आइए एक सवाल और करते हैं इस पे। एक हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर फोर्स कितना है 10√2 न्यूटन, और दिस इज 4 kg, एंड एंगल भी दे रखा है हमने, एंगल बोलता है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.3। तो आपको बताना है पहला फाइंड एन, नॉर्मल रिएक्शन बतानी है। सेकेंड आपको बताना है फाइंड एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है टोटल। थर्ड है आपको बतानी है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। चलो आओ देखो, फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाते कैसे हैं, समझ गया आपको क्वेश्चन क्या है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम में हमको दिख रहा है कि भाई नीचे एक लगेगा mg, हर चीज नीचे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है mg। mg मतलब g की वैल्यू 10 है, m कितना है 4 किलो, तो कितना हो जाएगा 40। ऊपर क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब इस फोर्स को भी दो टुकड़े करो, देखो ये फोर्स जो है वो अजीब डायरेक्शन में है, तो इसका एक टुकड़ा जो होता है वो क्या होता है ये वाला, और एक टुकड़ा क्या होता है इधर का। बताइए जिसके साथ एंगल लगा है वो क्या होता है, हम बोलेंगे ये वाला जो है ये हो जाएगा 10√2 इंटू कॉस 45, कॉस 45 मतलब 1/√2, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर भी वही 10√2 इंटू साइन 45 भी यही होता है। ये दोनों क्या हो गए, कट गए, ये दोनों भी कट गए। और बताइए और क्या लग रहा है, हम बोलेंगे एक फोर्स भी लग रहा था ना, वो नहीं दिया क्या मैंने, हाँ फोर्स दिया है। और क्या लग रहा है, हाँ अब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन। चलो अब देखते हैं सॉल्व। तो हम बोल रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमको पता है कितना होता है, कितना होता है, न्यू इंटू एन होता है। एन कितना है, तो आप बोलोगे एन का देखो, समझ रहे हो दो फोर्स लग रहा था यहाँ पे, हम बोलेंगे एन के लिए हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दो फोर्स, एक है नॉर्मल और कौन सा है, एक है 10, नॉर्मल प्लस 10, और नीचे कितना है 40, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा बताओ तो 30। अभिषेक आया समझ में ये क्या हुआ, हाँ हाँ कई सवाल कर चुका है ऐसा वाला।
तो नॉर्मल पता चल गया कि 30 होता है, तो बस यहाँ पे जाके पुट कर दो। तो हमने बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा 0.3 इंटू एन। एन कितना है? 30 है, मतलब 3 3 या 9 9 न्यूटन आ रहा है। आप कितना लगा रहे हो? 10 न्यूटन। और इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है? 9 न्यूटन। सही है, 9 न्यूटन। तो हम बोलेंगे यही रहेगा क्या मैक्सिमम, मतलब फ्रिक्शन यही रहेगा 9 न्यूटन। देखो लेकिन ये खींच रहा है 10 न्यूटन से, आप अपोजिट डायरेक्शन में 9 लगा रहे हो, तो फाइनली जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 1 न्यूटन। समझ में आता है ये बात? देखो 10 उधर से खींच रहे हो ऐसे, 9 आप इधर से खींच रहे हो, तो क्या हो गया? सब कैंसिल हो गया ना। 9 में से 10 में से 9 चला गया, तो 1 न्यूटन बचा है। अब 1 न्यूटन अगर फोर्स बचा है, देखो पहला हमने नॉर्मल निकाल लिया, नॉर्मल कितना था? 30, पहला का जवाब। दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 9 न्यूटन। अब हम एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं बेटा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है इसका? 4 है। ये 1 है, फोर्स कितना है? 1 है। मास 0.25। हाँ जी, A इज इक्वल टू हो जाएगा 0.25 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या गया एक्सीलरेशन की वैल्यू? 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं सॉल्व। अच्छा देखो, समझ रहे हो? यही सवाल को मैं ऐसे दे देता हूं। यहां पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज आएगा समझ में। हम बोल रहे हैं कि ठीक है सर, आप खींच क्यों रहे हो? मैं धक्का दे देता हूं ना इसको, मैं इसको ऐसे धक्का दूंगा। कितना से? तो 45 डिग्री से। वही बॉक्स रखा हुआ है 4 किलो का, और वही सरफेस है अपना, इसलिए 0.3 है। बोलता है सर इस बार ना ऐसे खींच के नहीं ले जाऊंगा, मैं इसको धक्का दूंगा ऐसे करके। ठीक है, आप बताइए मुझे, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप धक्का दोगे इस सिचुएशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? तीनों चीजें आपको बतानी है इस बार भी। फाइंड एन, दूसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और तीसरा है ए की वैल्यू बताइए सर। हाँ सर वहाँ फोर्स इज इक्वल टू 1n और इज इक्वल टू ma क्यों लिया? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। हाँ, वही लिखा, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स का वैल्यू लिख दिया था, बाद में बोला कि दिस इज ma। फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? ma। हाँ। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यही काम समझ रहे हो? जैसे मान लो आपने एक ट्रॉली बैग लिया, आप ट्रॉली बैग को ऐसे खींच के ले जाते हो, हम बोलेंगे नहीं खींच के नहीं ले जाएंगे, हम धक्का देके ले जाएंगे ऐसे सेम एंगल से। अब मुझे बताओ किसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, खींचने में कि धक्का देने में? ठीक है, और ऐसे गेस नहीं करना है कि सर मेरे को लगता, ऐसे नहीं, कैलकुलेट करके बता। कर पाओगे? अभिषेक करूं सॉल्व मैं भी? हाँ। चला जा, ब्लैक पेन से करते हैं। तो हमने बोला कि भाई ऐसा कर लो कि फ्री बॉडी डायग्राम बना लो फिर से। तो नीचे क्या लगेगा? mg मतलब 40 न्यूटन। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। अब बेटा ये इसके 2 कंपोनेंट होंगे ना, देख तो ये फोर्स वही है 10√2 वाला। तो हम बोलेंगे इसके 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट नीचे होगा। समझ रहे हो ना? देखो ऐसे और कैसे, ऐसे ही लगेगा ना 2। दिख रहा है क्या ये चीज? 2 कंपोनेंट इसके कौन कौन हो गई? ये और ये कंपोनेंट हमने ब्रेक करके देखा था, ये 10 होता है, ये भी 10 होता है। अब बता नॉर्मल कितना लगेगा इसमें? नॉर्मल कितना? 50 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू इंटू एन। न्यू कितना है? 0.3 इंटू ये कितना हो गया? 50। कितना आ गया? 15 न्यूटन। लास्ट टाइम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना था? 9 न्यूटन। अब की बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 15 न्यूटन। 15 न्यूटन, सोच रहे हो 15 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और आप तो धक्का लगा रहे हो इसको कितना? 10 ही न्यूटन। क्या ये बॉडी मूव करेगा? अच्छा एक मिनट सुन। क्या सही में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 15 न्यूटन है? नहीं, 15 न्यूटन इसकी मैक्सिमम लिमिट है बेटा। आप धक्का कितना लगा रहे हो? 10 न्यूटन से। तो हम बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 15 न्यूटन हो सकता था, लेकिन है नहीं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कितना? ये है मैक्सिमम लिमिट बेटा। मैक्सिमम लिमिट है कितना? तो 10 न्यूटन। मुझे लगता है कि शायद आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है, अगर है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर क्लियर है। गुणमय तू बता मुझे, 15 न्यूटन क्यों नहीं लिया? गुणमय? हाँ सर।
15 न्यूटन क्यों नहीं लिया? लास्ट टाइम तो आपने कैलकुलेशन किया था तो बोला 9 न्यूटन आया तो 9 न्यूटन ले लिया था, इस बार 15 आया तो 15 क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर वो मतलब मैक्सिमम लिमिट है ना उसकी। हाँ, ये 9 न्यूटन मैक्सिमम लिमिट थी और आप धक्का लगा रहे थे 10 न्यूटन से, तो वो पूरा मैक्सिमम दे दिया अपना, फिर भी नहीं रोक पाया। इस बार क्या हुआ, इस बार आप लगा रहे थे 10 ही न्यूटन, मेरे पास कैपेसिटी थी 15 वाली, तो हम बोले 15 क्यों खर्च करना, तुमको रोकने के लिए तो मेरा 10 काफी है। तो हम क्या बोलेंगे, मैंने कितना ताकत लगाया, मेरे पास कैपेसिटी थी 15 की, लेकिन मैंने आपको रोकने के लिए कितना लगाया, 10। तो ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी निकला ना, लेकिन आप तो 10 ही लगा रहे थे। तो हम बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना होगा, 10। गलती मत करना, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। भाई वो मूव नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम लिमिट को तो क्रॉस ही नहीं कर रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम लिमिट था उसको तो क्रॉस ही नहीं कर रहा है। वो क्रॉस नहीं करेगा तो कैसे चलेगा आगे, नहीं चलेगा। अभिषेक हो गया क्लियर? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में? नहीं। चलो एक कहां गया, देख एक यहां पे दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये है अपना, यहां पे बेटा ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, और इसका वही 4 किलो है, एंड ये है 0.2, ठीक है, न्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2। अच्छा, तो हम बोल रहे हैं कि इसको मतलब मिनिमम कितना फोर्स दूं कि इसको मैं मूव करा पाऊं ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम फोर्स required to just move the block up। ब्लॉक को मैं चाहता हूं कि ऊपर जाए, जस्ट मतलब समझ लो कि फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, उससे ज्यादा तो चढ़ने लग जाए, पर आपको मिनिमम फोर्स बताना है। बताइए, वही एफबीडी वगैरह बनाना पड़ेगा, और क्या बनाओ। नीचे क्या लगेगा, mg मतलब कितना, 40 न्यूटन। अच्छा, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल इधर रहेगा, ठीक है। और बताइए और क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि भाई इसका एक कंपोनेंट ऐसे लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे, 40 cos 30, और ये किधर होगा, ये होगा 40 sin 30। और आप क्या कर रहे हो, ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो F, सही है, और नीचे क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन भी लगेगा, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आप फोर्स इधर लगा रहे हो, बॉडी उधर मूव होना चाहता है, लेकिन फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट। चलिए आप बताइए n की वैल्यू कितनी, n इज इक्वल टू कौन आ रहा है, देखो तो n के साथ 40 cos थीटा, cos थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो हम बोलेंगे 40 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 2 से कितना हो गया 20, तो हम बोलेंगे 20 √3 आता है। n की वैल्यू कितनी, 20 √3। अच्छा, n मिल गया तो क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो, न्यू इंटू एन होता है, 0.3 इंटू एन कितना है, 20 √3, तो ये हो जाएगा 6 √3, कितना आ गया, 6 √3 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो हमको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कम से कम इतना तो लगाना ही पड़ेगा, तो हम बोलेंगे अप्लाइड फोर्स, वी अप्लाई फोर्स जस्ट मोर दैट, जस्ट मोर मतलब समझ लो कि अगर 6 √3 है तो आप लगा दो 6.00000000001 भी लगा दोगे ना, तो भी ब्लॉक मूव कर जाएगा ऊपर। तो समझ लो 6.00000 इतना भी क्या है, 6 √3 ही है, तो हम बोलेंगे वी अप्लाई फोर्स कितना, 6 √, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमको अभिषेक, 6 √3। 6 √3। अच्छा, आपके मन में थोड़ा सा आ रहा होगा ना कि नहीं सर 6 √3 में तो रुका रह जाएगा, बैलेंस होगा ना, थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। हम बोलते हैं वो जो थोड़ा है ना एकदम छोटा सा, वो इतना छोटा है कि हम उसको कैलकुलेट मतलब बोलते भी नहीं है, 0.1 into 10। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कि इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। इस तरीके के ढेरों क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, तो इसको एक दो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं, ठीक है। और आज का क्लास सब लोग आज ज्वाइन भी नहीं हुए हैं, तो आज यहीं पे एंड कर देता हूं क्लास। चलो आओ, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। सर यूएसएस से चालू करना है क्या? हाँ बिल्कुल, यूएसएस से चालू कर सकते हो। अभी कहीं कहीं पे थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, लेकिन मैं बोलूं एक क्लास मेरे को और ले लेने दे, उसके बाद यूएसएस चालू करना, ठीक है। नहीं तो कहीं पे फंस जाओगे तो लगेगा,
हाँ इसीलिए एक दिन रुक जा, टाइम बाकी नहीं देते आप। तब तक मैथ कर ले ना, तब तक मैथ कर ले, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कर ले, बहुत कुछ तो है काम। तीनों हो गया। हो गया, तब तक एक दिन रुक जाना, ठीक है, तब तक दूसरा चीज कर ले। 5 kg का फोर्स है हमारे पास, हम लगा रहे हैं बेटा यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, एंड ये है 0.2। फाइंड वही तीनों चीजें, पहला नॉर्मल, दूसरा क्या करूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तीसरा पूछ लेता हूं आपसे एक्सेलरेशन, ठीक है, सेम कहानी यहां पे भी, ठीक है, ये भी 5 किलो का है, यहां पे भी आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, यहां पे भी आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अगेन 0.2। आपको यही तीनों चीजें यहां पे भी बतानी है, नॉर्मल बताओ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताओ, एंड तीसरा है एक्सेलरेशन बताओ। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अभी के अभी कर लेना और मुझे सेंड कर देना, ठीक है। चलो देना, ओके, आज का क्लास यहीं तक, सारी बातें समझ में आ गई आपको? हाँ जी सर, दोनों सेम क्वेश्चन है ना? हाँ, लेकिन इंक्लाइन प्लेन है ना, ये एंगल दे दूं क्या? ये ले एंगल, हाँ। एंगल है एंगल भी 60 डिग्री, ओके, ठीक है, एंगल है 60 डिग्री, एंड देन सॉल्व कर लीजिए। चलो ठीक है देन, ओके, आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं कल कुछ और सवाल के साथ।